नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं आरपीएफ रूल 1987 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूं। जो भी सीमित विभागीय परीक्षा रूल 70 और 72 के अंतर्गत होने वाले हैं उससे संबंधित उपयोगी प्रश्नों का ये पार्ट 2 है। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ जाने से पहले मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि यदि आप पिछले वीडियो को अर्थात आरपीएफ रूल से संबंधित जो भी पार्ट 1 का वीडियो था उसको देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाएं, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप आरपीएफ रूल 72 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट पर आपको जितने भी संबंधित वीडियो होंगे रूल 72 के अंतर्गत होने वाले एग्ज़ाम के, वो सारे वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, जांच न्यायालय की परिभाषा आरपीएफ नियम में है। डेफिनेशन ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एज इन आरपीएफ रूल। आप देख पा रहे हैं ये रूल 2F में है। जांच न्यायालय की परिभाषा रूल 2F में है। पहला ऑप्शन है रूल 2D। 2D में क्या दिया गया है? मुख्य सुरक्षा आयुक्त की परिभाषा दी गई है आरपीएफ के रूल 2D में। चूंकि यह प्रश्न जांच न्यायालय की परिभाषा पूछ रहा है तो उसका उत्तर आरपीएफ का जो भी रूल है उसमें 2F में परिभाषित किया गया है। 2F में क्या है ये तो आपने समझ लिया। तीसरा ऑप्शन है रूल 2G। 2G में क्या दिया है? बल की टुकड़ी के संबंधित विषय में बताया गया है, उसमें टुकड़ी की परिभाषा ही समाहित की गई है। लास्ट ऑप्शन है रूल 2H। 2H में क्या है? निर्देश। जो भी हमारे डीजी महोदय निर्देश जारी करते हैं रूल नियम 28 के अंतर्गत निर्देश पारित जो किया जाता है, डीजी महोदय को शक्ति है निर्देश जारी करने की, तो वो उसकी परिभाषा, उसी निर्देश की परिभाषा रूल के 2H में है। चलते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर 2F हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है, आरपीएफ नियम 1987 के अध्याय 2 में निम्नलिखित नियम वर्णित हैं। क्या नियम वर्णित हैं? द फॉलोइंग रूल इज डिस्क्राइब्ड चैप्टर 2 इन आरपीएफ रूल्स 1987। तो क्या है डिस्क्राइब, क्या किया गया है, किस अध्याय में? अध्याय 2 में पूछ रहा है दोस्तों। तो अध्याय 2 में जो नियम वर्णित है, तो पहला ऑप्शन है रूल 25 से लेकर 44 तक, दूसरा ऑप्शन रूल 3 से लेकर 20 तक। तो यही दूसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है रूल 21 to 24 अर्थात नियम 21 से लेकर 24 तक किस में है? अध्याय 2 में है। 3 से 20 नहीं है, 21 to 24 होगा, अध्याय 2 में परिभाषित किया गया है। क्या बताता है अध्याय 2? अध्याय 2 बताता है महानिदेशक के मुख्यालय का संगठनात्मक स्वरूप कैसा होगा, यही बताता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है, बल का अधीक्षण किसमें निहित होगा? तो बल का अधीक्षण किसमें निहित होगा? तो ये महानिदेशक महोदय में निहित होगा। चलते हैं दोस्तों, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, आरपीएफ नियम 39 में उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है आरपीएफ नियम 39 में? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है निर्देश देने की महानिदेशक की शक्ति। यहाँ पे निर्देश होगा, निर्देश देने की महानिदेशक की शक्ति, ये रूल 28 में है। चूँकि यहाँ 39 पूछ रहा है। दूसरा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि पहले ऑप्शन का 28 होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ। मजिस्ट्रेट की शक्तियों के बारे में कहाँ उल्लेखित है, किस नियम में उल्लेखित है? तो नियम 30 में उल्लेखित है। चूँकि यहाँ 39 पूछ रहा है तो ये भी राइट नहीं आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, मंडल सुरक्षा आयुक्त की शक्ति, पावर ऑफ डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर। तो मंडल सुरक्षा आयुक्त की शक्ति, ये तीसरा, तो 39 में यही उल्लेखित है। 39 में मंडल सुरक्षा आयुक्त की शक्ति और क्या उत्तरदायित्व होंगे इसके बारे में बताया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा मंडल सुरक्षा आयुक्त की शक्ति। और लास्ट ऑप्शन को भी समझ लीजिए कि परीक्षा किस में डिस्कस, परीक्षा के बारे में बताया गया है किस नियम में? तो परीक्षा के बारे में बताया गया है नियम 66 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, अव्यवस्थित बल सदस्यों के प्रोन्नति की प्रक्रिया उल्लेखित है। आरपीएफ रूल 72, दूसरा ऑप्शन है आरपीएफ रूल 77, तीसरा ऑप्शन है आरपीएफ रूल 71, चौथा ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन आरपीएफ रूल 70। तो दोस्तों पहले समझते चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? आरपीएफ रूल 72। तो बल सदस्यों, अव्यवस्थित बल सदस्यों के प्रोन्नति की प्रक्रिया किस में उल्लेखित है?
तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो है रूल 72, इसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा जो भी मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, मार्गदर्शक जो भी सिद्धांत बताए गए हैं वो 72 में बताए गए हैं। चूँकि यहाँ पे मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है बल सदस्यों के प्रोन्नति की प्रक्रिया। तो प्रोन्नति की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो प्रोन्नति की प्रक्रिया 72 में नहीं दिया गया है। आरपीएफ रूल 72 में क्या दिया गया है, तो आरपीएफ रूल 72 में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा जो भी होती है आरपीएफ डिपार्टमेंट में, तो उसके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में दिया गया है। तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, आरपीएफ रूल 77। तो 77 में क्या परिभाषित किया गया है, 77 में क्या उल्लेखित है, तो 77 में भी बल सदस्यों के प्रोन्नति की प्रक्रिया उल्लेखित नहीं है। 77 में है जो भी बल सदस्यों का अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति में जाना होता है, जैसे कोई भी बल सदस्य अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पे ऑन डेपुटेशन पे जाते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है 77 में। 71 तो अभ्यावेशित बल सदस्यों के प्रोन्नति की प्रक्रिया क्या 71 में उल्लेखित है, तो 71 में भी उल्लेखित नहीं है। राइट आंसर इसका होगा आरपीएफ रूल 70। 70 में क्या उल्लेखित है, अभ्यावेशित बल सदस्यों के प्रोन्नति की प्रक्रिया आरपीएफ रूल 70 में बताया गया है। तो 71 में क्या बताया गया है, तो आरपीएफ रूल 71 में बताया गया 70 के अधीन जो भी चयन होता है, अर्थात बल सदस्यों के प्रोन्नति की जो भी प्रक्रिया होती है, नियम 70 के अंतर्गत जो भी हमारे विभाग चयन किया जाता है, उसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत दिया गया है 71 में, और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जो है वो है 72 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है, पुनश्चर्या अर्थात रिफ्रेशर, जिसे हम लोग रिफ्रेशर के नाम से जानते हैं, पाठ्यक्रम उल्लेखित है। तो आरपीएफ रूल 67, आरपीएफ रूल 66, आरपीएफ रूल 57, आरपीएफ रूल 87। तो दोस्तों रिफ्रेशर डिफाइन किया गया, रिफ्रेशर अर्थात रिफ्रेशर में क्या क्या प्रोसेस होंगे, पूरा वर्णन रिफ्रेशर का किया गया है नियम 66 में, अर्थात आरपीएफ रूल 66। तो इसका राइट आंसर हो गया आरपीएफ रूल 66 इज राइट आंसर, रिफ्रेशर डिफाइन किया गया है। और देख लीजिए आरपीएफ रूल 67 में क्या है, अनुशासनिक नियंत्रण के बारे में बताया गया है। इसे देखते चलते हैं। आरपीएफ रूल 57 में क्या डिफाइन किया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ रूल 57 में क्या बताया गया है, तो परिवीक्षा के बारे में, प्रोविजन, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा, पिछले क्वेश्चन में, तो प्रोविजन पीरियड परिवीक्षा के बारे में आरपीएफ रूल 57 में बताया गया है। और लास्ट ऑप्शन है आरपीएफ रूल 87। 87 में क्या बताया गया, बल सदस्यों का बांटा जाना, जो अध्याय 7 है आपका, अध्याय 7 में, तो वही वितरण हेडिंग होगा 87 का, वितरण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता सीनियरिटी किस नियम में उल्लेखित है। तो आरपीएफ रूल 99 में है, या आरपीएफ रूल 96 में है, आरपीएफ रूल 98 में है, या आरपीएफ रूल 97 में है। तो दोस्तों ज्येष्ठता किस नियम में उल्लेखित है, सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों की, तो बल सदस्यों की, यहाँ सॉरी व्यक्तियों हो गया है, बल सदस्यों की ज्येष्ठता किस नियम में उल्लेखित हो, तो आरपीएफ रूल 96 में, क्योंकि 99 में है नहीं, 98 में नहीं है, 97 में नहीं है, 99 में आप लोग जानते ही हैं। आगे अभी आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें डिफाइन करेंगे हम, 99 का क्वेश्चन भी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, आरपीएफ नियम, देखिए आ गया अभी तुरंत स्लाइड में आ गया 99 के बारे में। आरपीएफ नियम 99 में उल्लेखित है, क्या उल्लेखित है, तो देखिए इसका आंसर नीचे दिया गया है, अंतर आंचलिक स्थानांतरण पर ज्येष्ठता यानी सीनियरिटी का उदाहरण। सीनियरिटी कैसे होगी आपकी, जैसे 99 कभी आपके पास आया होगा, ट्रांसफ़र लिस्ट आते हैं तो उसमें ये मेंशन रहता है कि आपको ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपकी सीनियरिटी कैसे फिक्स की जाए। जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र होते हैं, एक जोन से दूसरे जोन में आते हैं, तो 99 में ही उल्लेखित है, 99 में ही बताया जाता है कि आप अंतर आंचलिक स्थानांतरण जा रहे हैं, तो एक जोन से दूसरे जोन में जा रहे हैं, तो आपकी ज्येष्ठता का उदाहरण किस में, तो वही आरपीएफ नियम 99 के अंतर्गत सबकी सीनियरिटी फिक्स की जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर आंचलिक स्थानांतरण पर ज्येष्ठता का अवधारण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 क्या होगा, आयुध कर्मशाला आरपीएफ नियम में है, तो आयुध कर्मशाला आरपीएफ नियम किस में बताया गया है, नियम 12 में है कि नियम 11 में या 9 में है या नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन ऐसा है। तो आरपीएफ रूल 12 में है कि 11 में कि 9 में, तो दोस्तों
आयुध कर्मशाला के बारे में उल्लेखित है। आरपीएफ रूल अर्थात आरपीएफ नियम 11 इज राइट आंसर। तो रूल 11 राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है आरपीएफ नियम 7 में उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है? रेल संरक्षण विशेष बल या रेलवे सुरक्षा बल या बल की शाखाएं, मंडल का संगठनात्मक। तो इसका सही आंसर है आरपीएफ के बारे में बताया गया है आरपीएफ रूल 7 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है स्टोर विंग आरपीएफ नियम में परिभाषित है। तो स्टोर विंग आरपीएफ नियम में कहाँ परिभाषित है, किस नियम में परिभाषित है? तो स्टोर विंग के बारे में उल्लेखित है। सॉरी, परिभाषित मतलब स्टोर विंग की सिर्फ परिभाषा नहीं दिया गया, उसका पूरी तरह से वर्णन दिया गया है स्टोर विंग का। तो आरपीएफ रूल 17.1। तो इसका सही आंसर क्या है? सीधे सही आंसर पे चलते हैं। इसका राइट आंसर होगा रूल 17.6 अर्थात 70.6 में यह बताया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है जांच निम्न में से किस रैंक के अधिकारी कर सकते हैं। मतलब जांच न्यायालय कभी भी गठित होगी तो उसका सभापति कौन होगा, जांच न्यायालय का सभापति कौन होगा, तो किस रैंक के अधिकारी कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है एएसआई। तो पूछ रहा है कि निम्न में से किस रैंक के अधिकारी कर सकते हैं। तो एएसआई नहीं कर सकते, सब इंस्पेक्टर नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन है आईपीएफ, आईपीएफ कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आईपीएफ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है संघ स्तर पर बल का समादेशन किसके हाथ में निहित होगा। दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है। संघ स्तर पे कौन होंगे? महाप्रबंधक होंगे नहीं, महानिदेशक। संघ स्तर पर बल का समादेशक महानिदेशक महोदय के हाथ में होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो गया डीजी महोदय। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है। दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे और आप अपने तैयारी को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी शेयर करें। और भी इससे संबंधित आरपीएफ रूल से संबंधित जितने भी वीडियो हमसे सक्षम होगा हमारा उत्साह बढ़ाएंगे ताकि हम बना पाएँ वीडियो और ज़्यादा और आपके लिए वो वीडियो सारे काम आ सकें। तो दोस्तों ये 14वां प्रश्न है कि 7 वर्ष की सेवा के बाद निम्न में से कंपलसरी 7 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। तो 7 वर्ष की सेवा के बाद निम्न में से किसे आरपीएफ नियम 30 के अनुसार, जब आप आरपीएफ नियम का पूरा 30 का जो डेफिनेशन होगा, जो भी विवरण दिए होंगे उसको जब आप रीड करेंगे तो उसमें दिया गया है तो मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कब और किसे प्रदान की जाएंगी। तो 7 वर्ष की सेवा होने के पश्चात ही नियम 30 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो किसे प्रदान की गई हैं? तो देखिए सीनियर डीएससी को प्रदान की जाती है, पीसीएससी, डीआईजी, ऑल एबव। तो दोस्तों इसमें सीनियर डीएससी को भी, पीसीएससी को भी और डीआईजी को भी, सबको मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई है यदि उन्होंने अपने सेवा काल का 7 वर्ष पूरा कर लिया है। 7 वर्ष पूरा यदि कर लिए हैं तो उन्हें मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान होगी। तो ये तीनों लोगों को होगी। अंतिम प्रश्न है दोस्तों आरपीएफ नियम 49 में क्या उल्लेखित है। तो अनुशासनिक नियंत्रण उल्लेखित है या काडर पुनरीक्षण या वेतन और भत्ते या भर्ती की प्रक्रिया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भर्ती की प्रक्रिया। 49 में भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे उत्साह को बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें और जो भी कमेंट्स हो आप करें। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें अच्छा, बुरा लगा हो तो कमेंट्स करें बुरा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट होगा 3। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।